दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और जो है ड्यूरेशन ऑफ एप्लीकेशन भरने का जो डेट दिया हुआ है 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक दिया हुआ है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो है 16 अक्टूबर 2024 के 12 बजे तक अर्थात 11:59 तक आपका फॉर्म लिया जाएगा। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फीस सबमिशन का भी जो है डेट सेम है 16 अक्टूबर 2024 ही है, जो 11:59 से पहले होना चाहिए पीएम में। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है ये आप लोगों का क्लियर कर दिया गया है 1 दिसंबर 2024। तो इस बार सबसे अच्छी बात है कि आप लोगों का एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा लेट डिले नहीं होने वाला है। तो आगे देखते हैं इस पूरे नोटिफिकेशन को। हालांकि इस पूरे नोटिफिकेशन में कोई बदलाव नहीं किया गया। तो जैसा कि आपको पता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ड्यूरेशन आपको पता चल ही चुका है 17 सितंबर 2024 टू 16 अक्टूबर 2024 रहने वाला है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 16 अक्टूबर 2024 बिफोर आपको पता है 11:59 से पहले। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन फीस भी सेम ही रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन इसमें सबसे अच्छी बात है कि आप लोगों का अब 2 मंथ है, अक्टूबर और नवंबर खत्म, दिसंबर तो स्टार्ट ही 1 दिसंबर को ही आपका एग्जाम होने वाला है। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो आपको पता चल चुका है कि 1 दिसंबर 2024 रहने वाला है, जिसमें पेपर 2 मॉर्निंग में फर्स्ट शिफ्ट में दिया गया है 9:30 AM टू 12 PM में, अर्थात 9:30 AM से 12 PM में आपका एग्जाम हो जाने वाला है। ये 1 दिसंबर को ही एग्जाम हो जाएगा और पेपर 1 का ठीक इवनिंग में सेम शिफ्टिंग में 2:30 PM से 5 PM तक होने वाला है। इसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं, बस डेट आप लोगों को बहुत जल्दी मिल गया, अर्थात आप लोगों के पास अब 2 से ढाई महीने का समय बच जाता है। आगे हम थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट देखेंगे, तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किया गया। 1 दिसंबर 2024 को आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। अब अगर हम क्राइटेरिया की बात करेंगे, तो क्राइटेरिया भी इसमें सेम रहने वाला है। आगे हम देख लेते हैं, इस पूरे नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। फीस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस से सभी को क्या लगने वाला है 1000 रुपीज़ लगने वाली है। वहीं अगर हम बात करें एससी, एसटी और डिफरेंट एबल पर्सन के लिए तो वो 500 और बोथ 2 पेपर के लिए 600 लगने वाला है। तो जो पेपर 1 सिर्फ एक सिंगल पेपर देना चाहते हैं, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2, उसके लिए 1000 रुपीज़ देना होगा जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को। और वहीं अगर जो दोनों पेपर देना चाहते हैं तो 1200 रुपये देना होगा जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को। वहीं अगर एसटी, एससी और डिफरेंट एबल एबल पर्सन की बात करें तो उसमें 500 रुपये देना पड़ेगा पेपर 1 के लिए, चाहे वो पेपर 1 और 2 हो, और फिर 600 देना होगा दोनों पेपर को अगर वो कंबाइंड देना चाहते हैं। जीएसटी एज पर एप्लीकेबल बाय बैंक। अब अगर हम मेन आ जाए टॉपिक पे, क्वालिफिकेशन, द सीटेड वुड नॉट confirm right of any person to recruitment employment as it only one of the eligibility criteria for appointment। ये जो है अपॉइंटमेंट का कोई, ये बस सीटेड जो है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है आपको बस क्या करता है, तो ये बस आपको क्या करता है क्वालिफिकेशन डिग्री देता है। ये जो है अपॉइंटमेंट का कोई डिग्री नहीं है। फॉर लेटेस्ट अपडेट प्लीज विजिट, आपको विजिट करने बोल रहा है। आप चाहें तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इस नोटिफिकेशन को भी आप डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। The candidate should mention their own mobile number and email ID while submitting their online application as per seated alert information will be sent to the candidate on their registered mobile number और email। और आपको जो है रजिस्टर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एकदम मस्ट डालना ही डालना है। अगर कोई भी फर्दर चेंजेस होता है तो कैंडिडेट को इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। आगे देखते हैं, आगे अगर हम कीवर्ड देखें इसका, आगे अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक मिनट पेपर लोड हो रहा है। जैसा कि आपको पता है कि अगर हम बात करें शेड्यूल एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन की बात करें तो अभी हम जस्ट बात कर चुके हैं 9:30 से 12 AM में होने वाला है पेपर 2, जो 2.5 घंटे का पेपर रहता है और 150 मार्क्स का रहता है। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या कितना होता है 150 मार्क्स, और इसके लिए आपको समय कितना दिया जाता है तो 150 मिनट, अर्थात प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाता है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि आपका पेपर कौन कौन सा है, उस हिसाब से आप अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पेपर 1 तो आपका कॉमन रहने वाला है 1 to 5 में। वहीं जो अगर पेपर 2 देते हैं 6 to 8 के लिए, तो वो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से अकॉर्डिंग अपना चुनेंगे। इन केस नंबर ऑफ कैंडिडेट आर मोर इन एनी सिटी ऑफ एग्जाम मे बी ऑल्सो बी कंडक्टेड ऑन 30 नवंबर 2024। तो यहाँ पे बता रहा है कि इन केस कोई भी अगर अगर ऐसा कोई कंडीशन होता है जिसमें बहुत ज़्यादा क्या हो जाए स्टूडेंट हो जाए उस सिटी में, तो एग्जाम जो है आपका 30 दिसंबर को भी हो सकता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है कि एक 30 नवंबर, सॉरी दिसंबर नहीं, 30 नवंबर को भी आपका एग्जाम लिया जा सकता है किन्हीं स्टेट के हिसाब से। अब हम देखेंगे सीटेड दिसंबर, मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की बात करें, कैंडिडेट कैन अप्लाई सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑनलाइन बाय लॉगिन
सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट। तो आपको पता है कि अगर आपको अप्लाई करना है तो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन पेपर आपका ऑफलाइन मोड में ही होने वाला है। ऑनलाइन प्लीज इंश्योर टू हैव फॉलोइंग डॉक्यूमेंट फाइल्स। अब आपको डॉक्यूमेंट फाइल का कुछ डिटेल दिया हुआ है, स्कैन इमेज, लेटेस्ट फोटोग्राफी, जेपीजी, जेपी जेपीईजी फॉर्मेट ओनली ऑफ अपलोडिंग, स्कैन इमेज ऑफ सिग्नेचर, जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट ओनली ऑफ अपलोडिंग। डिसाइड द मोड ऑफ पेमेंट फीस। अब अगर हम पेमेंट फीस की बात करें तो थ्रो द डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग यूजिंग ऑनलाइन गेटवे पेमेंट फैसिलिटी। तो आप कोई भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इससे आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम जाएंगे, इफ डिसाइडेड टू पे द फी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक द वैलिडिटी ऑफ द कार्ड एंड कीप इट रेडी विथ यू वाइल लॉगिन टू वेबसाइट टू सबमिटिंग अप्लीकेशन। तो आपको बोल रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि हम क्या करें, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से अप्लाई करें, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, उसका नंबर देख के रेडी रह सकते हैं। आपको ऐसा रेडी कराने को कहा गया। once the payment has been confirmed by a bank or seated, a confirmation page will be generated। तो जैसे आपको सीटेड या ये कंफर्म करता है, बैंक कंफर्म करता है, तो कंफर्म पेज जनरेट हो जाएगा, जिसको भी आपको सिक्योर रखना है, अपने पास फर्दर रखना है उसको सेफली। इन केस द फी पेमेंट स्टेटस इज नॉट ओके, अगर फी पेमेंट स्टेटस दिखा रहा है आपका नॉट ओके, द कैंडिडेट आर एडवाइज टू फॉलोइंग। अगर आपका जो है पेमेंट कटने के बाद भी अगर ओके नहीं दिखा रहा है, तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। इफ द फी इज पेड थ्रू अ क्रेडिट डेबिट कार्ड, स्टेटस इज नॉट ओके, it means the transaction is cancelled and the amount will be a refund to a concerned credit debit card with a week। अगर जो है आपका वहाँ पे नॉट ओके दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, पैसा आपका जो है नहीं कटा, मतलब पैसा वहाँ नहीं गया है, तो आपके अकाउंट में क्रेडिट और डेबिट कार्ड में या तो बैक हो गया होगा या फिर 1 वीक के अंदर बैक हो जाएगा। सच एज अ कैंडिडेट हैव टू पे द फी वंस अगेन। तो ऐसे कैंडिडेट को फिर से फी पे करना होगा। इफ द फी इज पेड थ्रू नेट बैंकिंग एंड स्टेटस इज नॉट सक्सेसफुल, इट मीन द ट्रांजेक्शन इज नॉट कम्प्लीटेड। अगर आप फी जो है नेट बैंकिंग से दे रहे हैं और यहाँ पे भी आपको जो है नहीं ओके दिखा रहा है, अर्थात ट्रांजेक्शन स्टेटस इज नॉट सक्सेसफुल, अगर सक्सेसफुल नहीं दिखा रहा है तो ट्रांजेक्शन आपका जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। सच एज अ कैंडिडेट हैव टू पे द फीस। तो ऐसे कैंडिडेट को फिर से फीस चुकाना पड़ेगा। अब हम आगे देखेंगे, प्लीज नोट दैट फी सबमिटेड बाय एनी अदर मोड लाइक मनी ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, आईपीओ एक्सेट्रा विल बी रिजेक्टेड। और अदर अगर आप इन सभी से मनी ऑर्डर और अदर डिमांड ड्राफ्ट की तरह से फी पे करना चाहते हैं, तो ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फी वंस पेड विल बी नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। और आपसे बोल रहा है किसी भी सर्कमस्टांसेस में, किसी भी स्थिति में आपकी फी पे होने के बाद उसको रिटर्न नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द कैंडिडेट्स आर नॉट टू रिक्वायर्ड टू सेंड हार्ड कॉपी ऑफ कंफर्मेशन पेज टू सीटेड यूनिट। जो है कैंडिडेट को जो है कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजा जाएगा कंफर्मेशन पेज का। हाउएवर द कैंडिडेट्स आर एडवाइस, इसलिए जो है कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है तो रिटेन द हार्ड कॉपी टू एप्लीकेशन फर्दर रेफरेंस। तो फर्दर रेफरेंस के लिए आपको जो है एप्लीकेशन का हार्ड कॉपी सेफ रखना होगा, क्योंकि ये आपको जो है सीटेड के द्वारा अवेलेबल नहीं कराया जाएगा। एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगर एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात करें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द अपियरिंग। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन अपेयरिंग इन द सीटेट, जो अपेयर हो रहे हैं सीटेट के लिए, आर नोटिफाइड बाय एनसीटी। एनसीटी गाइडलाइन के थ्रू ही होना चाहिए। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट। अब एनसीईटी गाइडलाइन क्या कहता है, तो एनसीईटी गाइडलाइन क्या कहता है, अगर आप किसी भी टीचर ट्रेनिंग में आ चुके हैं, कोर्स में आ चुके हैं, चाहे वो बीएड हो डीएलएड हो, बीएड डीएलएड, या फिर कोई भी टीचिंग कोर्स हो जो आपका 2 ईयर 2 ईयर का कोई भी टीचिंग कोर्स अगर आप कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, इस फॉर्म के लिए भरने के लिए एलिजिबल है। अगर हम यही बात करें कि आप कब से इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, तो जिस डेट से आपका एडमिशन हो गया, उसी डेट से आप जो है सीटेट को भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो फिर से हम बता दें, आपकी अगर एलिजिबिलिटी की बात आ रही है, तो एलिजिबिलिटी को लेके आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप किसी भी कॉलेज में, अर्थात अगर आप किसी भी जो है मान्यता प्राप्त संस्थान में, अगर आप बीएड डीएलएड और भी कोई भी जो है अन्य टीचिंग कोर्स हो रहा है, उसको अगर आप किए हुए हैं, तो उसके लिए आप क्या हैं, किए हुए हैं अथवा आप अपेयरिंग हैं, तो आप अपेयरिंग के थ्रू भी इसको फॉर्म को भर सकते हैं और आप इसके एग्जाम में बैठ सकते हैं। हालांकि फुल डिटेल आप जो है एनसीटी की गाइडलाइन पे जा सकते हैं, लेकिन आपको भी इस पूरे डिटेल आपको यही मिलने वाला है। अगर आप जो है अभी हाल ही में आपका एडमिशन हो चुका है, तो आप जो है अपेयरिंग के थ्रू आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं और आप एलिजिबल हो सकते हैं। द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द टीचिंग स्टाफ शुड बी अकॉर्डिंग टू विथ फॉलोइंग, अर्थात एनसीटी गाइडलाइन के थ्रू ही होना चाहिए। अर्थात एनसीटी गाइडलाइन बोल रहा है, अगर आप डीएलएड हैं,
तो अगर अगर आप डीएलएड हैं तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटर पास होनी चाहिए। आप इंटर किसी भी स्ट्रीम में होनी चाहिए। उसके साथ आपका 2 साल का कोर्स या तो अपेयरिंग हो या फिर आपका कंप्लीट हो चुका है, कुछ हो चुका होना चाहिए, और उसके साथ आपका सीटेट, उसके आधार पे ही आप क्या करेंगे, सीटेट भरेंगे। और अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपने बीएड कर रखा है तो आपका जो है क्वालिफिकेशन बीएड के थ्रू ही इस फॉर्म को भरा जाएगा। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन डिटरमाइन द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर पर्सन। अब अगर हम मिनिमम मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन पर्सन टू बी रिक्वायर्ड टू एजुकेशन टीचिंग एंड फिजिकल फिजिकल एजुकेशन टीचिंग इन प्राइमरी 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 अपर प्राइमरी सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी और इंटरमीडिएट स्कूल और कॉलेज रेगुलर एज द amended एंड नोटिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये आपको देखते रहना होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन लेट डाउन द रिक्रूटमेंट। अब अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो टीचर्स बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वेयर द स्कूल इज सिचुएटेड और द रिक्रूटमेंट रूल फॉर द टीचर्स, केंद्रीय विद्यालय विद्यालय संस्थान और नवोदय विद्यालय संस्थान। तो यहाँ मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर हम बात कर रहे हैं लेट डाउन इन द रिक्रूटमेंट रूल टीचर्स बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वेयर द स्कूल। अब अगर हम ये सब मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये सब मिनिमम मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में भी एलिजिबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कैंडिडेट शुड सर्टिफाइड हिज हर एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग द शॉल बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल इन केस सी इज नॉट एलिजिबल अप्लाई। अगर ऐसा ऐसा आपसे बोल रहा है कि अगर आप जो है अगर कोई भी इसमें कमी रहता है तो उसके लिए आप जो है आप रिस्पॉन्सिबल है इस पूरे में, यही बताया गया। अब अगर हम नोट देखें, नोटिफाइड बाय एनसीटीई रिलेटेड अप 5% इन द क्वालिफाइंग मार्क इन द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द एलिजिबल शॉल बी अलाउड टू कैंडिडेट बिलोंगिंग रिजर्व कैटेगरी, जैसे एससी एसटी ओबीसी डिफरेंट एबल पर्सन को क्या दिया गया, तो 5% मार्क्स का जो है आपको मतलब कम पे आप पास माने जाएंगे। कौन, तो एससी एसटी ओबीसी। लेकिन ये फिर स्टेट वाइज ये अलग हो जाता है, स्टेट वाइज ये फिर अलग हो जाता है। अगर हम वही बात करें एससी एसटी ओबीसी की, तो अगर हम स्टेट वाइज बात करते हैं तो जैसे बिहार में, अब बिहार में इसमें अलग रूल फॉलो किया जाता है। बिहार में अगर हम बात करें जनरल के लिए, जनरल हो या ईडब्ल्यूएस हो, तो उसको जो है 90 मार्क्स अर्थात 60% मार्क्स लाने होते हैं, 60% मार्क्स लाने होते हैं। वहीं अगर हम बात करें एससी एसटी, अगर हम ओबीसी की बात करें, ओबीसी की बात करें और डिफरेंट एबल पर्सन की बात करें, तो ऐसे कंडीशन में उनको जो है 55% मार्क्स, ये कितना होता है, तो 55% मार्क्स होता है 82 मार्क्स लाने पड़ते हैं। वहीं अगर हम बात करें एससी एसटी की बात करें तो वहाँ उन लोगों को क्या लाना होता है, तो 150 का हाफ 150 का हाफ लाना होता है। तो इन लोगों को 7.5 ऐसे आता है, इसके लिए 78 मार्क्स वैलिड है। अगर आप जो है एससी एसटी से हैं तो आपको 78 मार्क्स पे बिहार में पास माना जाएगा, परंतु अदर स्टेट में आपको जो है उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। तो बिहार के अगर हम व्यू से देखें, क्योंकि अभी हाल ही में क्या है, बिहार में सबसे ज़्यादा वैकेंसी को देखने को मिली है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है बिहार आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, और अभी बिहार और आसपास के इसके स्टेट को बहुत सारा लाभ इससे मिलने वाला है। आगे देखते हैं स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सीटेट। अगर हम सीटेट का कंटेंट की और स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको पता है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है, अल्टरनेट 4 क्वेश्चन दिया जाता है विच कैरिंग 1 मार्क्स। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 1 मार्क्स आपको मिलता है। इसका नो नेगेटिव मार्क्स यहाँ पे स्पष्ट बोल दिया गया है, इसमें नो नेगेटिव मार्क्स है, अर्थात आपको किसी भी सूरत में जो है पूरे का पूरा क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। देयर विल बी अ 2 पेपर, सीटेट 1 सीटेट 2, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अब अगर हम बोले कि किस पेपर से कितना रहता है, तो पेपर 1 to 5 के लिए अगर हम प्राइमरी टीचर बनना चाह रहे हैं आप, तो 2.5 आवर अर्थात 2 घंटे 2 घंटे 30 मिनट 2 घंटे 30 मिनट का ये पेपर होता है, जिसमें आपको पता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बच्चों का विकास, बाल विकास और जो है पेडागोजी, आपसे 30 मार्क्स का पूछा जाता है। 30 प्रश्न, 30 मार्क्स और 30 मिनट, समय भी आपको 1 मिनट पर क्वेश्चन मिलता है। मैथमेटिक्स कंपलसरी है 1 to 5 में, जिसमें 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स, और इसमें भी 30 मिनट का समय मिलता है। मैथ हालांकि इसमें बहुत ही नॉर्मल पूछा जाता है। एनवायरमेंटल स्टडीज ये भी कंपलसरी है, अर्थात इसमें पांचों सब्जेक्ट कंपलसरी है, जिसमें आपको 30 मार्क्स मिलने हैं और 30 क्वेश्चन के 30 मार्क्स मिलने हैं। सभी एमसीक्यू बेस्ड हैं और सभी ऑफलाइन पेपर ओएमआर पे होने वाले हैं।
तो इसमें भी आपको पता है कि 30 प्रश्न के लिए 30 मिनट मिलने वाले हैं। लैंग्वेज वन कंपलसरी है, लैंग्वेज टू कंपलसरी है। अब ये आप डिपेंड करता है आप लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू क्या रखते हैं। कोई हिंदी रखते हैं, कोई उर्दू रखते हैं, तो आप चूज कर सकते हैं। दूसरा पेपर इंग्लिश रहता है। कुल प्रश्न 150, कुल मार्क्स 150 और कुल टाइम 150, अर्थात आपको 2 घंटा 30 मिनट दिया जाता है, जिसका अर्थात 2 घंटा 30 मिनट को अगर हम कैलकुलेट करें तो 150 मिनट हो जाता है। नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ क्वेश्चन, नेचर और स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन बोले तो 6 to 11 दे विल बी फोकस ऑन अंडरस्टैंड। तो ये जो है आपको जो है नेचर जो क्वेश्चन का रहता है ये 6 to 11 का रहता है। लैंग्वेज अगर हम बात करें, लैंग्वेज आप किस लैंग्वेज में भर सकते हैं, तो आपको पता है कि आप हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा है, तो आप 22 भाषाओं में भर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया है कैटेगरी वाइज, आप इसको भर सकते हैं। द क्वेश्चन इन द टेस्ट ऑफ पेपर 1 विल बी बेस्ड ऑन द टॉपिक प्रिस्क्राइब्ड इन अ सिलेबस। आपको सिलेबस पूरी अच्छे से पढ़ लेना है और अच्छे से देख के जाना है। अब यहीं पे पेपर 2 की सिलेबस की बात करें तो 30 मार्क्स सीडीपी इसमें सेम रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। और वहीं अगर पेपर 2 की बात करें तो ये पेपर 2 आप पे डिपेंड करता है कि आपका, जैसा कि पता है 6 to 8 में जो है डीएलएड और बीएड दोनों वैलिड है। अर्थात अगर आपने डीएलएड के साथ आपने डीएलएड किया हो और आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं और आप जो है इसको दे सकते हैं। और साथ में बीएड वाले तो इसको देंगे ही। आपको पता है पेपर 1 में कोई चेंज नहीं रहने वाला है। पेपर 1 जो है आपका सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रहना है, ये कंपलसरी है। 30 मार्क्स का रहेगा और 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और 30 मिनट मिलने वाला है। अब यहाँ पे पेपर 2 में जो है ये आपका 60 मार्क्स का होता है। पेपर 2 60 मार्क्स का होता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से रहा। अगर आपने मैथ और साइंस से ग्रेजुएशन किया है तो मैथ और साइंस रहने वाला है। और वहीं पे अगर आप कोई भी अदर सब्जेक्ट से जैसे कि साइंस, पॉलिटिकल साइंस या फिर अपने कॉमर्स से ही क्यों ना किया हो तो आप सोशल से इस फॉर्म को भरेंगे। वही अगर हम बात करें लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज 30 मार्क्स कंपलसरी है और लैंग्वेज 30 मार्क्स इंग्लिश कंपलसरी है, एक हिंदी या उर्दू या फिर आप कोई भी अन्य भाषा में, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया, उन सभी में से किसी एक भाषा को चुन सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि भाषा दिया गया, इन सभी में से आप किसी एक भाषा को चुन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, तो मेन क्वेश्चन पेपर सॉल्व भी है बिलिंग हिंदी और इंग्लिश। तो आपको पता है कि क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। क्वालिफाइंग मार्क्स एंड अवार्ड ऑफ सीटेड सर्टिफिकेट, तो क्वालिफाइंग मार्क्स की बात किया गया। तो क्वालिफाइंग मार्क्स के विषय पे अभी हम लोग जस्ट चर्चा कर चुके हैं कि 60% मार्क्स जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए आपको लाना पड़ेगा। वहीं कैटेगरी वाइज जो है छूट दिया गया है। वहीं कैटेगरी वाइज अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में और विशेष छूट दिया गया है। जैसे एससी एसटी को 5% डिस्काउंट का बात बोल रहा है, तो एससी एसटी को यहाँ पे बिहार में 10% छूट दिया गया, अर्थात 50 मार्क्स पे क्वालिफाई है। अगर 150 का 50 मार्क्स करे तो 78 मार्क्स हो जाता है, अर्थात एससी एसटी यहाँ पे 78 मार्क्स पे क्वालिफाई है। वहीं अगर हम बात करें जनरल की तो 60% 90 मार्क्स हो जाता है। और वहीं अगर हम बात करें बीसी बीसी ओबीसी ईबीसी, तो ये जो है 55% मार्क्स, 55% अगर हम निकाले इसका तो 82 मार्क्स पे ये क्वालिफाई होते हैं। आगे अगर हम देखें एप्लीकेबिलिटी, अगर हम एप्लीकेबिलिटी देखें तो आपको पता है बहुत सारा स्कूल एग्जाम जो भी आप टीचर वाला एग्जाम है, जैसे केवीएस, एनवीएस, तो आपको पता है केवीएस एन केवीएस, एनवीएस, सेंट्रल तिब्बतन स्कूल एक्सेट्रा, आप किसी भी स्कूल एग्जाम के लिए आप क्वालिफाई हो जाते हैं और आप जो है एग्जाम को दे सकते हैं। सीटेट में ऑल्सो अप्लाई द अनएडेड प्राइवेट स्कूल में भी अब सीटेट कर दिया गया है। स्कूल ऑनरमेंट मैनेज बाय स्टेट गवर्नमेंट बॉडीज, अर्थात जो भी प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल है इसमें आपको सीटेट या फिर बिहार मतलब स्टेट का टेट आपके लिए होता है। वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीटेट सर्टिफिकेट, तो वैलिडिटी पीरियड की बात करें तो इसका जो है लाइफ टाइम वैलिडिटी होता है। परंतु अगर आप चाहें तो समय पे अपना मार्क्स इंप्रूव करने के लिए इसको बार बार या फिर और चाहें तो अच्छा मार्क्स लाने के लिए और एक दो बार दे सकते हैं। लेकिन ऐसे क्वालिफाई मार्क्स आप हैं तो वो लाइफ टाइम के लिए आपका वैलिड है। तो अगर हम एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि आपसे जो है 4 डिफरेंट अल्टरनेट मांगता है, जिसमें से किसी न किसी एक पे आपको दे देता है। लेकिन फिर फर्दर एनी केस क्या करता है, बोर्ड रिजर्व करता है एक डिक्रेशन, अर्थात निर्णय लेने की शक्ति अपने पास रखता है कि अगर मतलब कैंडिडेट ज़्यादा हो जाएगा तो ऐसे कंडीशन में वो इंडिया के आपको किसी भी सेंटर पे दे सकता है। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। सीटेट हर स्टेट में एक साथ ही लिया जाता है, बहुत बड़े लेवल पे लिया जाता है। और दूसरी बात, इसमें बहुत सारे सेंटर होते हैं तो इजीली जो है आपके फर्स्ट चॉइस में ही, ज़्यादातर फर्स्ट और सेकंड चॉइस में ही आपको जो है अपना सेंटर मिल जाता है। अगर हम बात करें सरकमस्टांसेस की तो सरकमस्टांसेस का कुछ नहीं ले सकते हैं। एनी नोटिस सिटीज़, वो आपको बता दिया है कि अगर वो क्या है,
निर्णय लेने की शक्ति आयोग के पास है, इसमें अब ज़्यादा बात करने की कोई बात नहीं। द कैंडिडेट शॉल रिपोर्ट द एग्जामिनेशन सेंटर। अब जो एग्जामिनेशन सेंटर पे है वो आपको 2 घंटा पहले आ जाने के लिए बोलता है। अगर आपका एग्जाम 9:30 बजे है तो आप 7:30 में ही अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाए, अर्थात 120 मिनट पहले पहुंच के आप प्रिपेयर हो जाए। अगर आपका एग्जामिनेशन जो है 2:30 बजे है तो उससे आप 2 घंटे पहले ही पहुंच जाए, ताकि बाद में आपका लेट होने का कोई काउज ना हो, क्योंकि आपको बाद में कैटेगरी वाइज आपको पहले फीस बता चुका हूँ। पेपर एक अगर आप देते हैं तो 1,000, और पेपर एक और दो दोनों देते हैं, या कोई दो या एक कोई भी एक पेपर अगर आप देते हैं तो 1,000, दोनों पेपर एक साथ देते हैं तो 1,200, जैसा कि मैंने पहले ही डिस्कशन कर लिया है। और फिर आपको पता है कि SC ST और डिफरेंट एबल पर्सन के लिए 500 और 600, एक पेपर के लिए 500 और दो पेपर देते हैं तो 600 लगने वाला है। वेरिफिकेशन एलिजिबिलिटी की बात करें तो वेरिफिकेशन आपका कंसर्निंग रिक्रूटिंग एजेंसी देखेगा, चाहे वो कोई भी हो। अगर कोई भी फर्सनिंग फॉल्स, अगर कोई भी मतलब आप डॉक्यूमेंट फॉल्स देते हैं, इसके लिए आपका जो है आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। सर्टिफिकेट इवन ये आपको देख लेना है। रीचेकिंग री इवेल्युएशन, देयर शॉल बी अ री इवेल्युएशन रीचेकिंग ऑफ रिजल्ट, नो कॉरेस्पॉन्डेंट इन दिस रिगार्ड शॉल बी एंटरटेन्ड। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ नहीं किया जा सकता है। अब अगर हम मेनली बात करें सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, तो आपको जैसा कि पता है डिजी लॉकर पे आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट आ जाता है, तो इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। वेटिंग आउट रिजल्ट, द रिकॉर्ड ऑफ सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट इंक्लूडिंग OMR आंसर शीट is preserved only up to 2 months for the date of declaration of result according to CBSE एग्जामिनेशन। तो आपको पता है कि एग्जाम होने के बाद आपको 1 मंथ के अंदर ही रिजल्ट मिल जाता है, 2 मंथ नहीं लगाता है। डिस्प्ले ऑफ, ठीक है, इसमें आपको देखने लायक कुछ भी वैसा है नहीं। अब यहाँ पे आए स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सिलेबस, तो सिलेबस आप जो है खुद से पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ CDP का सिलेबस दिया हुआ है, ये 30 मार्क्स का पूरा सिलेबस आपको दिया है, 30 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, ये आपका जो है पूरा सिलेबस दिया हुआ है, तो ये आप अपने से पढ़ लेंगे सब्जेक्ट वाइज। हालांकि CDP का तो CDP आपके लिए सभी में काम आ जाएगा। फिर इसी तरह दिया हुआ है मैथमेटिक्स, ये 1 to 5 के लिए सिलेबस है। पेडागोजी, इन्वायरमेंट, ये आपको ऐसा क्वेश्चन पेडागोजी का 15 अलग और फिर क्वेश्चन वाइज चैप्टर वाइज अलग, ये आपको सिलेबस दिया हुआ है, तो आप नोटिफिकेशन में जाके सिलेबस डाउन करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस पर बात नहीं करेंगे, इसको आप सिलेबस को आप लोग खुद से देख सकते हैं, या मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। अब यहाँ अगर हम पेपर 2 की बात करें तो सेम वही है। CDP के लिए आपको पता है कि 13 मार्क्स के प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें प्रश्न 15 प्रश्न बुक से मतलब क्वेश्चन से रहने वाले हैं, और चाइल्ड डेवलपमेंट से, और 15 क्वेश्चन पेडागोजी के रहेंगे। वहीं अगर हम बात करें मैथमेटिक्स तो 60 क्वेश्चन आपको रहने वाला है मैथमेटिक्स कंटेंट, के हिसाब से आप सिलेबस देख लेंगे। वह इसी प्रकार अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस आपका दिया हुआ है, तो उसको आपको देख लेना है अपने सब्जेक्ट वाइज। जो आपका सब्जेक्ट है उसके हिसाब से सोशल का दिया हुआ है, साइंस का, जो भी सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में है, या फिर अगर आप पेपर 2 के लिए दे रहे हैं 12th में है तो आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि पेपर 2 DLED और B.Ed दोनों देंगे, तो ऐसे कंडीशन में आप अपना सिलेबस देख के उसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे, क्योंकि सिलेबस से बाहर अब तक का रिकॉर्ड है कि सीटेट का सिलेबस से बाहर कोई एग्ज़ाम नहीं गया है, तो सिलेबस को आपको अच्छे से कवर करना है। अब अगर हम आ जाएं अनफेयर मीन्स नहीं, अब अगर हम बात करें इंस्ट्रक्शन एंड यूजेस ऑफ टेक्स्ट बुकलेट एंड OMR सीट, तो आपको जैसा कि पता है OMR सीट आपको दिया जाता है, तो उसका इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ के उसको फिल कर देना है। ठीक है, जैसे नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम, सेंटर नंबर, नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, सब्जेक्ट ऑफर, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1, ये आपको जो जो भी आपका जो बुकलेट दिया जाता है उसको अच्छे से पढ़ के भर देना है। साइड 2 में भी आपको जो है डिटेल, रोल नंबर, मेन टेक्स्ट बुकलेट, लैंग्वेज लैंग्वेज सप्लीमेंट बुकलेट, ये सारा डिटेल आपको भर देना होता है। हालांकि वो जो एग्जामिनेशन सेंटर पे होते हैं वो लोग आपसे भरवा ही लेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो भी आपको भर लेना है। अगर हम देखें राइटिंग ऑफ पार्टिकुलर एंड रिस्पॉन्सेज ऑफ साइड 2 विथ बॉल पॉइंट एंड पेन, आपको जैसा कि पता है कि पेन आपको आपको खुद लेके जाना है, ब्लू या ब्लैक पेन चलता है। चेंज एन आंसर इज नॉट अलाउ, चेंज आप नहीं कर सकते हैं जो आप मार्क कर दिए। इंस्ट्रक्शन, आपको इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन पढ़ने बोला गया है, जिसमें आंसर क्वेश्चन पेपर बुकलेट नंबर शुड बी राइट इन स्पेस प्रोवाइड, जो भी स्पेस आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसमें आपको बुकलेट नंबर, बुकलेट में जो है आंसर क्वेश्चन नंबर, OMR नंबर, ये सारा आपको डाल देना है। साइन ऑफ OMR आंसर सीट इन स्पेस प्रोवाइडेड, जहाँ प्रोवाइड किया गया है स्पेस वहाँ पे आपको साइन कर लेना है। इन्विजिलेटर का साइन करवा लेना है स्पेस प्रोवाइडेड। अगर इन्विजिलेटर तो आप पे लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर कहीं छूट जाए तो आपको भी इसके प्रति कंसर्न रहना है। OMR आंसर सीट विल बी ए मशीन ग्रेडेड एंड प्रोसेसली बाय इलेक्टेड मींस, इसलिए आपको जो है उसमें अच्छे से साइन करा लेना है। यूज ब्लू और ब्लैक पेन, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया। नोट राइट मार्क्स आउटसाइड द
डिमार्केट एरिया इन दिस ओएमआर। ओएमआर में आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। चेंजेस एन आंसर इज नॉट अलाउ, कोई भी चेंज करने का प्रयास नहीं करना है। अगर आपका कोई आंसर गलत टिक हो गया है तो उसको वैसे ही छोड़ देना है, उसे मार्क करने का है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देके बताया गया है कौन सा वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है, तो इसको आप एक बार देख के समझ सकते हैं। ओएमआर में तो कोई गलती की गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए। मेरे कई ऐसे दोस्त रहे हैं जो उनका बहुत अच्छा एग्जाम गया, जिसके घर पे आने के बाद मार्क्स जो है 120 प्लस आ रहे थे, परंतु पता चला उसका रिजल्ट ही पेंडिंग हो गया। और जब बाद में पता चला तो उन्होंने क्या किया, ओएमआर ही अच्छे से फिल नहीं किया था। तो आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ के ओएमआर पे तो अच्छे से ध्यान ध्यान देना है। अगर ओएमआर के विषय में विशेष जानकारी चाहे तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में ओएमआर से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। अब ये स्टेट वाइज डिटेल दिया गया कौन कौन स्टेट में कहाँ कहाँ एग्जाम होना है, वो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हर स्टेट में सीटेट आपको पता है कि हर स्टेट में एक साथ ही एग्जाम होता है। तो अगर ये सीटेट हो रहा है तो ये पूरे भारत में हो रहा है। भारत के आप किसी भी राज्य में है तो सीटेट आप भर सकते हैं। और जैसा कि डेट हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया है, जो 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक होने वाला है, रात 12 बजे से पहले तक। अब इसमें कुछ वैसा कैटेगरी डिस्कशन हो चुका है, अब इसमें कुछ ऐसा डिस्कशन करने के लिए रहा नहीं। अगर आपको फॉर्म फिलअप में कोई समस्या आती है तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने का भी जो है आपको पूरा डिटेल वीडियो बना दिया जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सीटेट सर्टिफिकेट फिजिकल लिमिट, आपको कुछ कैटेगरी जैसे कि जो है सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिट्स इन एग्जामिनी टू अ राइट, फिजिकल अगर कोई चैलेंज व्यक्ति है तो उसके लिए जो है ये फॉर्म दिया गया है जिसको आप भर के दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सीटेट का पूरा नोटिफिकेशन मैंने आपको अच्छे से समझाया है। अगर फिर भी कोई क्वेरीज रह जाती है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपकी क्वेरीज को दूर कर दूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।